Hi, dear friends. Myself, Bindu Prakash Dwivedi, welcome you all on behalf of my YouTube channel, Elite Mind Institute. आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को हेल्दी तरीके से जी रहे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी मन लगा के कर रहे होंगे और करते रहिए। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में सफल ना हो जाएं तब तक मेहनत करते रहिए और क्योंकि मेहनत है तो ज़रूर एक दिन सफलता हमें मिलती ही मिलती। मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ, डे बाय डे एक-एक नया-नया टॉपिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। कोशिश यही है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक मैं पहुँच सकूँ और अपने नॉलेज को उन तक इम्पार्ट कर सकूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस चीज़ को। ओके, चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं आज के एक नए टॉपिक पर और वो टॉपिक है कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन बेसिकली क्या है? इट इज़ द टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकना कंट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी को रोकना कंट्रासेप्शन मीन्स यहाँ हम दो चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। हम दो चीजें कौन सी रोकते हैं? टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं और साथ ही साथ हम एक चीज और रोकते हैं और वो रोकते हैं टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। तो कंट्रासेप्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी either by inhibiting or preventing fertilization or by preventing implantation of embryo on uterus। सिर्फ ये दो चीजें ही हैं जो कंट्रासेप्शन को डिफाइन करती हैं। इसके अलावा अगर प्री इम्प्लांटेड प्रेगनेंसी है और अगर उसको एबॉर्ट किया जाता है तो वो कंट्रासेप्शन में नहीं आता है। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि कंट्रासेप्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन और प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। अदर देन वो कंट्रासेप्शन में नहीं आती हैं, भले ही वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकने में किसी हद तक सक्षम हो, कैपेबल हो, लेकिन वो मेथड कंट्रासेप्शन पे इंक्लूड नहीं होगी। तो contraception is a mechanism of preventing pregnancy or mechanism of preventing fertilization and implantation। अब ये कंट्रासेप्शन हम दो तरीके से करते हैं। इनमें से जो कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो पांच मेथड हैं, ये पांच की पांचों मेथड क्या है? ये टेम्परेरी कंट्रासेप्शन मेथड है। टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन है ये टेम्परेरी मेथड, या हम इनको स्पेसिंग मेथड भी कहते हैं। फर्स्ट 5 को अब टेम्परेरी मेथड या स्पेसिंग मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसी कंट्रासेप्टिव मेथड्स होती हैं, इनका यूज कोई कपल तब तक कर सकता है जब तक वो नेक्स्ट बेबी नहीं चाहते हैं, और जैसे ही उनको नेक्स्ट बेबी चाहिए होगा वो इनमें से यूज की जाने वाले किसी भी मेथड को स्टॉप कर सकते हैं एंड दे कैन हैव अनदर बेबी। तो ये जो मेथड्स होती हैं वो टेम्परेरी मेथड्स होती हैं। स्पेसिंग मेथड मींस दो बच्चों के बीच में गैप, दैट मीन जो 3 साल या 4 साल या 5 साल जैसा वो गैप रखना चाहते हैं उतना वो रख सकते हैं। तो उस दौरान मींस मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के बीच में वो 5 ईयर का गैप रखना चाहते हैं, तो वो उन 5 सालों तक इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, और जैसे उनको न्यू बेबी प्लान करना है, नेक्स्ट बेबी प्लान करना है, तो वो इन मेथड्स का यूज करना बंद कर दें और वो अगला बेबी कर सकते हैं। देन और दैट इज वाई ये जो मेथड्स होती है, दैट मीन ये जो टेम्परेरी मेथड्स होती हैं, इन टेम्परेरी मेथड का जो रिवर्सिबिलिटी होता है वो बहुत हाई होता है। हाई के 100% रिवर्सिबिलिटी होती है, मैं कह सकता हूं। देन बट एक प्रॉब्लम है क्या? इनके केस में जो फेलियर रेट होगा वो भी हाई रहेगा।
इवन अगर जिसमें कि मैं कह सकता हूँ नेचुरल मेथड है ये, तो उसमें तो मैक्सिमम 90% तक फेलियर रेट होता है। और जो सर्जिकल मेथड या टर्मिनल मेथड है, इसको हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, और ये आती है परमानेंट कंट्रासेप्शन में। परमानेंट, सॉरी, परमानेंट कंट्रासेप्शन में आती है। टर्मिनल टर्मिनल मेथड आती है, सर्जिकल मेथड्स होती हैं। मींस ये ऐसे मेथड्स हैं कि अगर वंस दीज आर कह सकते हैं ऑप्टेड, तो फिर इनका जो रिवर्सिबिलिटी होगा वो लगभग नील होता है। टेम्परेरी मेथड का रिवर्सिबिलिटी 100% है, लेकिन जो सर्जिकल मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड हैं या स्टेरिलाइजेशन मेथड्स होती हैं, इनका जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो लीस्ट होता है। वेरी क्लियर। तो सिंपल सी चीज है, किसी पेरेंट को कौन सी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करनी है वो उनको डिसाइड करना है, डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस। अब कौन कौन सी कंट्रासेप्टिव टेम्परेरी मेथड टेम्परेरी में आती है? नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स होती हैं, बैरियर मेथड, केमिकल, आईयूडीज, हार्मोनल, एंड देन फाइनली तो सर्जिकल मतलब टेम्परेरी, वो परमानेंट वाली होती है। अब अगर कोई कंट्रासेप्टिव मेथड यूज भी की जा रही है, तो जरा यहां पर देखें इनका फेलियर रेट, ये हाईएस्ट इधर जा रहा है। जैसे कि अगर देखा जाए यहां पर कि इम्प्लांट और जो सर्जिकल्स होते हैं, इम्प्लांट और जो सर्जिकल का फेलियर रेट सबसे कम है। ओरल कंट्रासेप्टिव 2 से 3% हुआ। आईयूडीज का फेलियर रेट 6% है। बैरियर मेथड 10 to 15%, केमिकल मेथड 20%, क्वाइटस इंटरप्टो 23%, नेचुरल रिदम मेथड में 20 to 30% हो। तो ये फेलियर रेट अलग अलग कंट्रासेप्टिव मेथड का होता है। मेथड शिफ्ट फ्रॉम यूजर डिपेंडेंट बिहेवियर है ना, कि कोई भी जो कंट्रासेप्टिव मेथड है वो जो यूजर है, वो जो कपल है, वो उसकी कह सकते हैं उस डिसाइड करते हैं कि वो किस टाइप के कंट्रासेप्टिव मेथड को ऑप्ट करना चाहते हैं। इसमें कोई भी कह सकते हैं कंपल्सन उन पर कपल पर नहीं किया जाता है कि आपको यही मेथड यूज कर दी है। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने के टाइम पर, एक्सेप्ट नेचुरल मेथड को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी के जो मेथड्स हैं जिसमें किसी भी टाइप के डिवाइस का यूज हो रहा है या किसी टाइप के केमिकल का यूज हो रहा है, तो ये जरूरी है कि कपल को किसी न किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस लेना जरूरी होती है। नेचुरल मेथड्स, बिहेवियरल इंटरवेंशन, जैसे पहला आता है रिदम मेथड या सेफ पीरियड। रिदम मेथड या सेफ पीरियड वो टाइप प्रोसेस होती है जहां पर कपल एवॉइड इंटरकोर्स फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मींस जब किसी, मान लीजिए किसी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन ये दिया हुआ है कि फ्रॉम फर्स्ट टू 28 डेज। अब इसमें जो ओवल्यूशन होता है मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जब 14th डे पर होता है, तो जो 10वें से लेकर के 17वें दिन का टाइम होता है, इसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड या फिर विंडो पीरियड या फिर इसको रिस्क पीरियड भी कहते हैं। रिस्क पीरियड मींस यहां पर जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी है वो सबसे ज्यादा होता है। द कपल शुड अवॉइड इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्ट फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बाकी इसके पहले का जो टाइम है और उसके बाद का जो टाइम होता है वो आता है सेफ पीरियड में। अब किसी फीमेल में सर ओवल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ, वो कैसे पता चले? तो उसके लिए होता है रेगुलर मेजरमेंट ऑफ बेसिक बॉडी टेम्परेचर। अगर बेसल बॉडी टेम्परेचर रेगुलर मेजर किया जाता है, तो जिस दिन ओवल्यूशन होता है उस दिन बॉडी का टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। और एक होता है स्पिन ब्रैकेट टेस्ट, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो पतला और स्ट्रेचेबल हो जाता है, आसानी से 2 फिंगर के बीच में वो स्ट्रेच हो सकता है। तो अगर ये 2 चीजें मिलती है, इसका मतलब फीमेल में ओवल्यूशन हो चुका है। तो रिदम मेथड और सेफ पीरियड वो मेथड होती है जहां पर कपल को 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्वाइटस अवॉइड करना होता है। मींस इस दौरान ओवल्यूशन होगा, तो अगर स्पर्म की फिजिकल प्रेजेंस फैलोपियन ट्यूब में होगी तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई रहेगा। इसके बाद आता है विड्रॉल मेथड। क्वाइटस विड्रॉल एक ऐसे मेथड जहां पर जो मेल होता है वो मेल विड्रॉज हिज पेनिस आउट ऑफ वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। सीमेन के इजैकुलेशन की ठीक पहले पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है, जिससे कि वेजाइना में इंसेमिनेशन ना होने पाए। और इन नेचुरल मेथड में से सबसे हाईएस्ट जो फेलियर रेट है वो इसी मेथड का है, क्योंकि अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सीमेन भी वेजाइना में
गिर जाती हैं तो उसमें भी मिलियंस ऑफ स्पर्म हैं और उनमें से कुछ स्पर्म ऐसे हो सकते हैं जो हाईली फंक्शनल हो, हाईली मोटाइल हो, वाइग्रस मोटिलिटी में पाई जाती हो, तो उनमें से कोई एक स्पर्म आगे चल के फर्टिलाइजेशन कर भी सकता है अगर कॉपुलेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन दिस ड्यूरेशन, दैट इज जो रिस्क पीरियड के टाइम में अगर कॉपुलेशन हुआ है तो withdrawal method or coitus interruptus, the method of withdrawing penis out of vagina in order to avoid या insemination। नेक्स्ट आता है लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया मींस अगर किसी फीमेल में इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है, जब कोई फीमेल अपने बेबी को इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो इस दौरान उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है एंड दिस मेथड इज कह सकते हैं वर्क्स एटलीस्ट अप टू नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ द पार्चुरेशन, कि जो पार्चुरेशन के बाद अगले 6 महीने तक ये मेथड इफेक्टिव मानी जाती है, बट ये फीमेल टू फीमेल वेरिएबल होती है। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। एक्चुअली क्या है कि जो लैक्टेशन होता है उस लैक्टेशन के टाइम पर, लैक्टेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का कंसंट्रेशन फीमेल बॉडी में बहुत ज्यादा हो, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो फंक्शन देखा गया है वो क्या देखा गया है, एंटी गोनेडियल फंक्शन देखा गया है। बीइंग एंटी गोनेडियल, जब प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहेगा तो गोनेटोट्रोपिन हार्मोन एलएच एंड एफएसएच का सिक्रीशन फीमेल में नहीं होगा। अब अगर एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन फीमेल में नहीं हो रहा है तो जो ओवेरियन इवेंट होती है वो ओवेरियन इवेंट मींस फॉलिकुलर ग्रोथ एंड ओवल्यूशन फीमेल में नहीं होती है, और दैट इज वाई लैक्टेशन अगर इंटेंस तरीके से कराया जाए फीमेल के द्वारा कि अपने बेबी को, तो वो उस दौरान वो बिना किसी कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके भी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, बट इट इज इफेक्टिव एज लॉन्ग एज 6 मंथ आफ्टर पर्चुरेशन। तो इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पर्चुरेशन हॉल्ट्स ओवल्यूशन। और ओवल्यूशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इस दौरान फीमेल में जो गोनेट्रोट्रोपिन दैट इज एलएच और जो एफएसएच होते हैं उसका सिक्रीशन नहीं होता है ड्यू टू हाई प्रोलैक्टिन। हाईली इफेक्टिव बट स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी। दूसरी चीज, अब ये जो नेचुरल मेथड है, इन नेचुरल मेथड में किसी भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज नहीं, किसी भी टाइप के केमिकल का यूज नहीं है, जिसके कारण इनका जो साइड इफेक्ट होता है वो नील होता है, बट चांस ऑफ प्रेगनेंसी हाईएस्ट होता है। नेक्स्ट हियर वी हैव chemical method. There are certain type of chemicals which are applied into the vagina of the female and those having various type of कह सकते हैं क्या spermicidal activities करती है, वो spermicidal की तरह से काम करती हैं। होता क्या है कि ये जितनी भी स्पर्मिसाइडल कह सकते कंपाउंड होते हैं, जैसे उधर अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ क्रीम्स, जेलीज, फोम्स एंड टेबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। जैसे क्रीम डेल्फिन के नाम से आती है, जेलीज परसेप्टिन वोलपार पेस्ट होता है, फोम्स एंड टेबलेट एक एरोसॉल फोम्स होते हैं, क्लोरमिन टी है, कॉन्टैब, ये अलग अलग टाइप की चीजें आती हैं एंड दीज आर अप्लाइड इनसाइड वजाइना। अब अगर हम इनका केमिकल कंपोजिशन देखें तो इनका केमिकल कंपोजिशन ऐसा है जो वजाइना को हाईली एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। जिस समय क्वाइटस होता है उस समय तो वजाइना का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम जो वजाइना का पीएच होता है एसिडिक होता है, 3 to 5 की रेंज में होता है। और वो जो एसिडिक पीएच होता है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, दैट मीन वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है। या कह सकते हैं जो एसिडिक पीएच इन द वजाइना विल आल्सो वर्क एज स्पर्मिसाइडल इन्वायरमेंट। तो ये जो क्रीम्स, पेस्ट या जेलीज या टेबलेट्स के फॉर्म में चीजें अवेलेबल होती हैं, दे हैव केमिकली लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट। जब ये फीमेल में प्रायर टू क्वाइटस अप्लाई करते हैं, मीन फीमेल के द्वारा टेबलेट से जैसे कि वजाइना के अंदर रख दिया तो ये जो वहां पर वजाइना फ्लूइड में डिजोल्व हो जाएगी तो उसका केमिकल वहां रिलीज हो जाएगा, जेलीज हो गए या क्रीम्स हो गए। तो जब वजाइना में इनको अप्लाई करेंगे प्रायर टू क्वाइटस तो वजाइना का पीएच क्या हो गया, हाईली एसिडिक हो गया, और एसिडिक इन्वायरमेंट क्या होता है, स्पर्मिसाइडल होता है। तो केमिकल मेथड्स के केस में जो भी टेबलेट वगैरह होती हैं प्रायर टू क्वाइटस अप्लाइड इनसाइड द वजाइना,
in order to making vagina highly spermicidal. One of them is मोनसिंग स्पंज और टुडे के नाम से आती है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन नोनोजाइलान होता है और ये नोनोजाइलान स्पर्म की मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है। अब अगर स्पर्म की मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गई तो जो स्पर्म का कंटेंट था लाइक एक्रोसोम हो गया या उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, वो सब क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा और वो भी फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल नहीं रहेगा। ये स्पंज टुडे टेबलेट के फॉर्म में आती है, प्लेस इनसाइड वेजाइना, वहां वो डिजॉल्व हो जाएगी और वो एक सपोजिटरी का काम करती है, वो स्पर्म को सोक कर लेती है और स्पर्म्स के मेम्ब्रेन को भी डिसरप्ट करती है, जिससे स्पर्म की जो भी अदर कंपोनेंट लाइक एक्रोसोम हो गया वो सब डिसरप्ट हो जाता है, वो काम करना खत्म कर सकता है, जिसके कारण वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो केमिकल मेथड्स के फॉर्म क्या है, क्रीम्स, पेस्ट, जेली और टेबलेट के फॉर्म में है, प्लेस इनसाइड वजाइना और अप्लाइड इनसाइड वजाइना प्रायर टू क्वाइटस, make vagina highly spermicidal. Chemically, they are having lactic acid, boric acid, citric acid, potassium permanganate, and zinc sulfate. Barrier methods. Barrier method basically avoid physical meeting of gametes. Physical meeting of gamete means मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो वजाइना लेवल पर ही रोक दिए जाते हैं, वजाइना के लेवल पर ही रोक दिए जाएंगे, उनको फर्दर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो दिस फिजिकल जो कह सकते हैं मेथड्स होती हैं वो कंडोम्स के फॉर्म में अवेलेबल है, डायाफ्राम के फॉर्म में अवेलेबल है, सर्वाइकल वॉल्ट है, सर्वाइकल कैप है, मल्टीपल फॉर्म से अवेलेबल होती है। इनमें से एक होता है कंडोम, जो कह सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट निरोध टेट नाम से दिया जाता है। ट्यूबुलर लेटेक्स रबर शीट होती है, रोल्ड ओवर द कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस। जब सेक्सुअल एक्ट होता है तो जिसमें मेल का इरेक्टेड पेनिस होता है, मेल के इरेक्टेड पेनिस पे उसको रोल ओवर कर देते हैं। तो अब सिंपल सी चीज यहां पर आप ये देखें, ये जो है इस तरीके से ये पेनिस के ऊपर इस कंडोम की को रोल ओवर कर दिया गया है, तो जो सीमेन रिलीज होगा वो यहीं का यहीं रिलीज हो जाएगा, वेजाइना में सीमेन रिलीज नहीं होगा। ओके, एडवांटेज क्या है, सेल्फ इंसर्टेड मतलब यहां पर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं है, हाई डिग्री ऑफ प्राइवेसी रहता है, डिस्पोजेबल है, प्रोवाइड क्रिटिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज एंड एस्ट। मतलब जो कंडोम्स होता है, चाहे मेल कंडोम हो या फीमेल कंडोम हो, वो दोनों एसटीडीज के ट्रांसमिशन में भी, एटीसी के ट्रांसमिशन को रोकने भी कहीं हद तक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मींस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एसटीडीज के ट्रांसमिशन को भी रोकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन इन द फॉर्म्स ऑफ कंडोम अवेलेबल है, तो दोनों के जो फ्लूइड होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे और बॉडी फ्लूइड या बॉडी सिक्रीशंस में ही अगर किसी में भी कोई पैथोजेनिक एजेंट है जो कि एसटीडी ट्रांसमिट कर सकता है, कॉज कर सकता है, वो एक से दूसरे मेंबर में ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। फेम सील्ड और द फीमेल कंडोम, पॉलीयूरेथेन की बनी हुई पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें डबल रिंग्स होती हैं। मतलब कहने का जो फीमेल कंडोम होगा अगर उसका हम डायग्राम देखें तो फीमेल कंडोम लगभग इसमें दो रिंग होती हैं दोनों तरफ, जैसे मेल कंडोम में रिंग होती है वो एक तरफ होती है, बट जो रिंग होने के बावजूद ये दूसरे एंड पर को क्या होगा, क्लोज होगा, और जो मेल कंडोम होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो दिस इज प्लेस्ड इनसाइड वजाइना प्रायर टू इंटरकोर्स, जो सीमेन होगा वो यही रिलीज हो जाएगा, तो भी कह सकते हैं यहाँ पर इंसेमिनेशन रोका जाता है। सिमिलरली डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, दीज आर आल्सो प्लेस्ड इनसाइड वजाइना टू कवर सर्विक्स। ये जो सर्विक्स का रीजन होता है इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो जो सीमेन होगा वो यहां तक तो आया, दैट मीन वजाइना में इंसेमिनेशन तो हुआ, लेकिन जो जंक्शन बिटवीन सर्विक्स और वजाइना है वो क्या है, जंक्शन बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना क्या है, वो ब्लॉक कर दिया गया है बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप ऑल दी वॉल्ट, जिससे कि जो स्पर्म होते हैं वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं और हेंस यहां पर फर्टिलाइजेशन रोका जा सकता है। रिमेंबर, मेल कंडोम एंड फीमेल कंडोम आर हेल्पफुल इन रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज, लेकिन डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट कैप जो होती है ये एसटीडीज के ट्रांसमिशन को नहीं रोकती। कारण क्या है कि दीज आर स्मॉल एंड इनसाइड, तो वेजाइना की ये बहुत एक छोटे एरिया को कवर करती हैं, और जब वेजाइना के छोटे एरिया को कवर करेंगी तो बहुत सारा वेजाइनल जो टिश्यू होगा वो
मेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा अगर मेल ने कंडोम का यूज नहीं किया है। तो जब सीमेन यहां पर निकलेगा तो सीमेन की फ्लूइड में प्रेजेंट कुछ माइक्रोबियल एजेंट होंगे, वो फीमेल की बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और दैट इज वाई यहां पर डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और जो वॉल्ट कैप होती हैं, दीज आर नॉट कह सकते हैं हेल्पफुल इन स्टॉपिंग और प्रिवेंसिंग ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज। बट जो कंडोम है, चाहे वो मेल कंडोम हो या फीमेल कंडोम हो, ये वंस यूज होते हैं, मींस इनको रीयूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट को रीयूज किया जा सकता है। दे आर रीयूजेबल, मींस वंस दे आर यूज्ड, दे टेकन आउटसाइड, वॉश्ड, ड्राइड, उसका प्रॉपर स्टरलाइजेशन कर दिया एंड कैन बी यूज्ड अगेन। और इन फिजिकल मेथड में भी, चाहे वो डाया कंडोम का यूज करना हो, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट कैप का यूज करना हो, इनमें भी किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत नहीं होती है, मींस ये सेल्फ यूज्ड मेथड होती है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आईओडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं, दोज आर फिटेड इनसाइड यूट्रस बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड दिस मेथड ब्रिंग अबाउट इधर इनहिबिशन ऑफ फर्टिलाइजेशन और प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन। वैसे तो जो एग्जैक्ट रोल ऑफ आईयूडीज है वो क्लियर नहीं है, ये एक से ज्यादा तरीके से कलेक्टिवली काम करती हैं। अगर हम कहें कि इसका बस यही एक काम है तो ये जरूरी नहीं हो सकता है, इसका कोई दूसरा फंक्शन भी है, बट जो बेसिक चीज है वो यही है कि ये दो तरीके से काम करती है। पहला नंबर एक तो ये हुआ कि ये स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस कर सकती हैं। दूसरा, ये सर्वाइकल जो म्यूकस होता है, जो यहाँ सर्विक्स में निकलता है, वो सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। अब अगर सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी हाई होगी तो म्यूकस की विस्कोसिटी हाई होने के कारण स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, मींस इसके पहले कि स्पर्म यहाँ पहुंचे तब तक ओवम वहां पर डेड हो चुका होगा। मींस जो सर्वाइकल म्यूकस है वो इट बिकम होस्टाइल फॉर स्पर्म, डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू मूव अपवर्ड्स, क्योंकि यहां पर म्यूकस ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ दे ऑल्सो वर्क बाई इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन बाई अल्टरिंग द नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम। और कुछ ऐसी भी आईयूडीज होती हैं जो यूट्रस के अंदर स्पर्म की स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस बढ़ा देती हैं। तो अलग अलग टाइप से मेथड्स हैं, कौन कैसे काम करेगी अलग देखेंगे। जैसे कि कुछ होती हैं कॉपर टी या कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, रिलीज्ड कॉपर इन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड कंप्लीट डिमिनिश द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी साइटोकाइंस। एक्चुअली क्या है कि जब कॉपर आईयूडीज मेल में इंसर्ट करते हैं तो इन कॉपर यहां से निकलेगा और वो कॉपर क्या करता है, साइटोकाइंस रिलीज को प्रमोट करता है। कुछ ऐसे टाइप के प्रोटीन या केमिकल फैक्टर के रिलीज को प्रमोट कराता है विद इन द यूट्रस, जो आगे चल करके स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। चलिए आगे जान देते हैं। सिमिलरली कुछ हार्मोनल कंडीशंस होती हैं जिनमें जो हार्मोनल आईयूडीज होती हैं। तो आईयूडीज वैसे अगर लार्जर स्केल पे देखें तो दो टाइप की बेसिक होती हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। जो मेडिकेटेड है वहां पर कॉपर आयोडीज और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज आती हैं, और एक होती है नॉन मेडिकेटेड जो स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस विद द यूट्रस बढ़ाने का काम करती है। इनर्ट आयोडी दैट इज कॉल्ड नॉन मेडिकेटेड, सॉरी नॉन मेडिकेटेड आयु। नॉन मेडिकेटेड आयु जैसे कि लिपेलूप्स, ओके। जब ये इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, बेसिकली प्रेजेंट होता है बेरियम सल्फेट होता है, और ये एसएस की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ये बेरियम सल्फेट इसमें प्रेजेंट होता है। जब इनर्ट आयोडीज या नॉन मेडिकेटेड आयोडीज यूट्रस में इंप्लांट करते हैं तो वहां से निकलता है बेरियम सल्फेट, और वो बेरियम सल्फेट यूट्रस के लाइनिंग में प्रेजेंट फाइगोसाइटिक सेल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि यूटेराइन कैविटी में स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस किया जाता है। मींस ये जो इनर्ट आयोडीज होती है दे डायरेक्टली डू नॉट अल्टर द नेचर ऑफ स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सच वे टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन और प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, बट ये यूट्रस की जो फाइगोसाइटिक सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी को एक्सेलरेट कर देगी, जिसके कारण यूटेराइन कैविटी में स्पर्म का फाइगोसाइटोसिस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मैक्रोफेज। वेरी क्लियर।
तो इनर्ट आयोडीज, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, लिपेलोप जो बेरियम सल्फेट इसमें प्रेजेंट होता है, ये पॉलीयूरेथेन, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। दिस इनहेंसेस phagocytic activity inside the uterus so that sperm are being basically destroyed by the phagocytic cells and also bring about impairment of the ascent of sperm, means जो sperm upward movement कर रहे होते हैं उसको रोकने का काम करती है। Then after copper releasing iodines, ionized copper diffused 50 microgram per day, example copper टी, CuT से कॉपर टी हो गया, Cu7 मल्टीडोट 375, Cu380A मैग्नीशियम। लोकल इनफर्टिलिटी इफेक्ट वाया टॉक्सिक साइटोकाइन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी देयरबाय फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, लाइफ स्पैन रिप्लेस 3 to 5 ईयर, अलग अलग इसका टाइम होता है, अलग अलग ड्यूरेशन। मींस ये लॉन्ग इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव मेथड्स में आती है। और दैट इज वाई जो इंडियन फीमेल में ये कह सकते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड कंट्रासेप्टिव डिवाइस मानी जाती है। आयोडीज आर मोस्ट एक्सेप्टेड आयोडीज इन इंडियन फीमेल्स। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज रिलीज सम अमाउंट ऑफ द कॉपर which thereby promote the release of cytokines and these cytokines suppress sperm motility thereby कह सकते हैं reduce the fertilization capacity of sperm। क्योंकि अगर स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस हो गई है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओवम का लाइफ स्पैन है आफ्टर ओवल्यूशन वो 24 आवर्स का है। यदि स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पाया विद इन द टाइम दैट इज 24 आवर्स तो क्या होगा, ओवम डेड हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, और तब अगर स्पर्म पहुंचेगा भी तो भी वहां पर वो फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में कॉपर टी या CuT बोलते हैं, Cu7 मल्टीडोट 375, Cu380A, और इनका जो रिप्लेसमेंट टाइम होता है, मीन्स कितने समय के बाद इसको रिप्लेस करना होता है, वो काफी ज्यादा है। वो 3 से लेकर के 5-10 साल तक भी हो सकता है। मीन्स लॉन्ग टाइम तक इफेक्टिव अगर टेम्परेरी कंट्रासेप्टिव मेथड की हम बात करते हैं तो वो होती हैं आईओडीज होती हैं। एंड आईओडीज आर मोस्ट एक्सेप्टेबल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस इन इंडिया। हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज मीन्स इनके अंदर कुछ ऐसे कंपोजिशंस होते हैं जो आर्टिफिशियल कह सकते केमिकली सिंथेसाइज प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं, लाइक प्रोजेस्टेरोन और LNG20 मैकेनिज्म सप्रेस मैकेनिज्म एंडोमेट्रियल चेंज को सप्रेस करते हैं, मींस ये प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकस। बेसिकली ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज कहीं कहीं पर कुछ लिखी है कि ये फीमेल में एन ओवल्यूशन कंडीशन क्रिएट करती है, बट दिस वन इज नॉट वेरी मच क्लियर। ये ज्यादा क्लियर इसके केस में नहीं है। तो बेसिक अगर हम देखें तो जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती हैं वो यूट्राइज एंडोमेट्रियम को इस तरीके से चेंज करती हैं कि एंडोमेट्रियम में इतनी थिकनेस नहीं हो पाती कि वो इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करे। साथ ही साथ ये सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी को बढ़ाती है, मींस मेक सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म। मैंने पहले बताया कि अगर सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस बढ़ जाती है तो स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं and they are not able to reach to the ovum before the ovum dies in the fallopian tube। ठीक है, एग्जांपल LNG20 and progesterone। Here next we have the hormonal contraceptive। A hormonal contraceptive basically they are coming under the category of oral contraceptive। ओरल कंट्रासेप्टिव डिवाइस है जो पिल्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है, दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म्स ऑफ पिल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। देखिए सीधी सी बात है कि जो ओरल कंट्रासेप्टिव होते हैं, दीज ओरल कंट्रासेप्टिव हैव एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, खासकर उसमें प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टिन, दिस इज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, ये ज्यादा है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या करता है, दिस प्रोजेस्टेरॉन सेंड्स नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस, नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसके रिजल्टेंट इस पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन FSH और ये LH इनका सिक्रीशन नहीं हो पाएगा। और जब इनका सिक्रीशन नहीं होगा तो इस केस पर अगर हम इनका रिजल्ट देखें तो जो ओवेरियन चेंज होते हैं, या मैं कह सकता हूं कि फॉलिकुलर ग्रोथ, ठीक है,
क्या है, वो नहीं हो। इनका जो प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, मेकिंग फीमेल एन ओवल्यूटरी, मतलब फीमेल में ओवल्यूशन नहीं होने देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो हार्मोनल आईयूडीज हैं और ये ओरल कंट्रासेप्टिव है, इनमें कुछ फंक्शन कॉमन है। जैसे कॉमन फंक्शन बताता हूं मैं कि आईयूडीज ब्रिंग चेंज इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, आईयूडीज आल्सो चेंज थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये और सेम इनमें भी वही चीज है। तो अब ये आया कि अगर अपने पास क्वेश्चन आया कि हार्मोनल आईयूडीज वर्क बाय प्रिवेंटिंग ओवल्यूशन या प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, तो उसमें हम प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ज्यादा लेंगे, मोर क्लियर रीजन लेंगे। जबकि जब अगर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आता है तो इनका जो प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन एज ए कंट्रासेप्शन होता है, वो होता है मेकिंग फीमेल एन ओवल्यूशन, ओवल्यूशन नहीं कराने देती। और ओवल्यूशन ना होने का एक ही रीजन है कि जो हाई प्रोजेस्टेरॉन होता है वो निगेटिव फीडबैक देता है, और उस निगेटिव फीडबैक के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जीएनआरएच और एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन नहीं हो पाता। और जब इनका सिक्रीशन नहीं होगा तो जो ओवेरियन चेंजेस होते हैं, जो यूटेराइन चेंजेस होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे, मतलब फीमेल में ओवल्यूशन नहीं होगा। Synthetic progestins inhibit LH production, estrogen inhibit FSH production. Without FSH and LH peak ovulation cannot occur. So this is कह सकते हैं प्राइमरी एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। एंडोमेट्रियम अल्ट्रेशन भी करेगा, साथ ही साथ सर्वाइकल में जो म्यूकस है उसको थिकनेस बढ़ाने का काम करेगा। ट्यूबल सप्रेशन, ऐसा देखा जाता है कि फेलोपियन ट्यूब की सेक्रेटरी एक्टिविटी को कम कर देंगे, और अगर सेक्रेटरी एक्टिविटी कम हो गई तो जब इस समय जाइगोट यूट्रस की तरफ मूव करेगा तो उसको वो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, तो हो सकता है वो जाइगोट फेलोपियन ट्यूब तक ही डिस्ट्रॉय हो जाए। मोटिलिटी को सप्रेस कर देंगे, मतलब जो फेलोपियन ट्यूब में जो सिलेरी मूवमेंट होती है उसको स्लो कर देगा, और अगर सिलेरी मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो भी जाइगोट विल नॉट बी एबल टू रीच इन द फेलोपियन ट्यूब बाय द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, दैट इज 7:30 तक नहीं पहुंच पाता है। डन। तो ओरल कंट्रासेप्टिव here in the taken in the forms of the pills, and they are having estrogen progesterone combination or progesterone alone, and these are helpful in contraceptive by making female anovulatory. They also bring endometrial changes preventing implantation. दूसरा, they make cervical mucus thick, thereby ascent that reduce the ascent of sperm and also bring about slow tubal motility, सिलेरी मूवमेंट को स्लो करके भी ये काम करती है। यूसेस प्रोटोकॉल, मतलब कोई फीमेल अगर ओरल कंट्रासेप्टिव लेती है तो कैसे लेते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आर टेकन फॉर 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रफली द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिक्वायर 7 डे गैप। मींस जो 28 डेज की साइकिल है उसमें जो ब्लीडिंग फेज होती है, उस ब्लीडिंग फेज में फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल्स का इंटेक नहीं करती है, बाकी के रेस्ट ऑफ जो 21 डेज होते हैं उसमें से वो लेती है। अब 21 डेज में देखिए, फर्स्ट 3 या 4 डेज होते हैं, उस दौरान कंट्रासेप्टिव पिल नहीं ली जाती है, तो 5वें-7वें दिन से वो लेना शुरू कर देना चाहिए। एंड दे आर टेकन 1 टेबलेट 1 पिल एवरी डे। और अगर कोई फीमेल किसी एक दिन पिल लेना फॉरगेट कर जाती है, भूल जाती है, मिस कर जाती है, तो अगले दिन उसको 2 पिल्स लेनी होती है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये 2 टाइप के कंबाइंड एंड मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स आर द काइंड ऑफ पिल्स दोज हैव बोथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, while the mini pills are the pills those are having only progestin or progesterone. Then एस्ट्रोजन, एथाइल एस्ट्राडियोल इनहिबिट एफएसएच, जैसे हमें पहले बताया कि जो दोनों टाइप के हार्मोन्स हैं उनका रोल अलग अलग है। जब एस्ट्रोजन मॉडरेट क्वांटिटी पे होगा या लेट क्वांटिटी पे होगा, लेस क्वांटिटी हो या मॉडरेट हो एस्ट्रोजन की, तो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। मैं लेडीज को डिस्कस कर चुका हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। लो और मॉडरेट एस्ट्रोजन जनरेट्स नेगेटिव फीडबैक ओवर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। Similarly, high progesterone gives negative feedback on hypothalamus and pituitary. Thereby, there is a suppression of release of FSH and LH, or in single word gonadotropin. ये भी 2 टाइप के हैं, मोनोफेजिक एंड मल्टीफेजिक। मोनोफेजिक कांस्टेंट हार्मोन लेवल थ्रू आउट द 21 डेज, मतलब जो हार्मोन का लेवल है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कांस्टेंट, खास करके जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो कांस्टेंट रहता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता चला जाता है। मल्टीफेजिक एस्ट्रोजन लेवल बट प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज ग्रेजुअली,
एग्जाम्पल की फॉर्म ट्राइकोलर ऑर्थोवेन, और मोनोफेज में एग्जाम्पल्स आती हैं माला डी और माला एल। तो जो कंबाइंड पिल्स हैं दीज आर हैविंग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन कॉम्बिनेशंस, ओके, जैसे माला डी और माला एल ट्राइकोलर ऑर्थोवोम होती हैं, और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से काम करता है कि गोनेडोट्रोपिन के रिलीज को रोकता है। मिनी पिल जिनमें केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है, जीरो एस्ट्रोजन मिलेगा, फोकस हैविली ऑन सर्वाइकल म्यूकस, मींस इनका जो बेसिक है वो सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग को अल्टर करने में रोल काम करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बी टेकन डेली विदाउट एनी ब्रेक, हाईली स्ट्रिक्ट डोसेज लिमिटेड टाइम रिक्वायर्ड, मतलब डेली लेनी है बिना किसी ब्रेक के। ड्रग प्रोफाइल दी सहेली। अब देखिए एक्चुअली क्या है कि जब जो स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन है लाइक माला डी माला एल जो ट्रैक्युलर हो गई या ऑर्थोवेंस हो गई, ये सब क्या है, सभी के सभी स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन में होते हैं। अब अनडाउटेडली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल का कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, बट हम इसको 100% इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब अगर 100% इग्नोर नहीं भी कर सकते हैं तो डेफिनेटली कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स फीमेल में हो सकते हैं। तो फर्दर कोई ऐसा कंट्रासेप्टिव डिवाइस या ऐसा कोई ओरल कंट्रासेप्टिव क्यों ना डेवलप की जाए, बनाई जाए, जिसका मैक्सिमम क्या हो, कंट्रासेप्टिव रोल हो, दैट मीन वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रासेप्शन की तरह से काम कर सके, लीस्ट फेलियर रेट हो, और दैट मीन एफिकेसी हाईएस्ट हो, बट साइड इफेक्ट लगभग नील हो। और अब एक चीज और भी है कि अगर किसी फीमेल को मान लीजिए डेली पिल लेनी है तो कहीं ना कहीं वो एक आलस आता है किसी न किसी, चलो आज मिस करते हैं फलाना डिमका, तो हो सकता है वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाए, कम प्रेगनेंसी हो जाए। तो ये कुछ एक ऐसी पिल है जो वन से पीक पर कैटेगरी में आती है, दैट मीन जहां डेली फीमेल को लेनी हो तो वहां पर केवल एक दिन लेनी पड़े, तो ये भी कुछ बेनिफिशियल हुआ। इसका जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो किया गया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया गया था। दिस इज ए नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव है, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव है। केमिकली इट हैज सेंटोक्रोमेन आर और मेलो और मेलोक्सीफेन प्रेजेंट होता है, डेवलप्ड स्पेशली एज ए फीमेल कंट्रासेप्टिव बाय इंडियन फार्माकोलॉजिकल रिसर्च, एक्सेप्शनली हाई कंट्रासेप्टिव एफिकेसी वैल्यू है, एक्सट्रीमली लो साइड इफेक्ट कंपेयर्ड टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टेरॉइडल पिल्स। डोजिंग शेड्यूल इनिशियल, देखो वैसे तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि सहेली को का जो ओरल इनटेक होता है वो कितने कितने दिनों में होता है, डेली है या वीकली है, तो जो सहेली है नॉर्मली नॉर्मल केस में इसको वंस ए वीक पिल ही बोलते हैं। लेकिन होता क्या है कि शुरुआत के 2-3 वीक में इसको कहते हैं इनिशियल टेकन ट्वाइस अ वीक, लेकिन आगे चल करके ये वंस ए वीक हो जाती है। इनिशियल फेज टेकन ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ, मतलब अगर कोई फीमेल नॉर्मल स्टेरॉइडल पिल्स से शिफ्ट होकर के कहां पर आना चाहती है, सहेली की तरफ वो आना चाहती है, तो शुरुआत के 3 महीने में उसको ट्वाइस ए वीक लेना होता है, एंड वंस इट इज टेकन वंस ए वीक आफ्टर दैट। मैकेनिज्म क्या है, इट्स ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, यूनिकली बाईपास स्टैंडर्ड एस्ट्रोजन साइड इफेक्ट। एक्चुअली और कुछ मैं बात करता हूं इसमें, है क्या कि जो सहेली है ये सहेली इज एंटी एस्ट्रोजेनिक है, एंटी एस्ट्रोजेनिक है, ओके। ये आपको मैं चीज समझाता हूं। जिस समय कोई एक फीमेल सहेली का इंटेक करती है तो वो सहेली क्या है कि वो एस्ट्रोजन के काम को ब्लॉक कर देती है। देखिए यहां पर क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन, दिस इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन, रिसेप्टर मॉड्यूलेशन। इसको कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये केवल यूटेराइन एंडोमेट्रियम पे काम करे, ओवरी कैलिपर पर काम ना करे। मींस ये टिश्यू स्पेसिफिक डिजाइंड ओरल पिल है, और सिंस टिश्यू स्पेसिफिक डिजाइंड ओरल पिल है इसलिए इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन है, वो यूटेरस होता है, एंडोमेट्रियम होती है, ना कि ओवरी होती है। दूसरी चीज,
जब मैं बात करता हूं ये एंटी एस्ट्रोजन है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय कोई फीमेल सहेली ड्रग का इंटेक करेगी तो ये क्या करता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम पर एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और ये उनको इस तरीके से मॉडिफाई कर देता है, उनको मॉड्यूलेशन कर देता है कि एस्ट्रोजन बाइंड नहीं हो पाता। हम सभी जानते हैं कि जब किसी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है तो जो एंडोमेट्रियम होता है, दिस एंडोमेट्रियम इज डिस्चार्ज इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज। तो नेक्स्ट स्टेज जब साइकिल या नेक्स्ट साइकिल जब चालू होती है तो उस नेक्स्ट साइकिल में फॉलिकल से निकलने वाला जो एस्ट्रोजन होता है वो दोबारा से रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कराता है। अब वो जो रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम है फॉलिकल से निकलने वाले एस्ट्रोजन से एस्ट्रोजन कराएगा, तो वो एस्ट्रोजन तो तभी काम करेगा जब वहां उसका रिसेप्टर हो। अब यहां तो रिसेप्टर को ही मॉड्यूलेट कर दिया गया, मीन्स रिसेप्टर की मास्किंग कर दी गई। लाइक मान लो ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर है और यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन बाइंड होकर के अपना काम करने वाला है। यदि इस एस्ट्रोजन रिसेप्टर को पहले से ही कैपिंग कर दी जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा तो भी वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा। इसलिए जिस लेवल का एंडोमेट्रियल चेंजेस होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव फॉर एम्ब्रियो वो नहीं हो पाता है। तो सहेली द ओरल कंट्रासेप्टिव दैट हैज सेंट्रोक्रोमेन, इट इज नॉन स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन एंड whenever it is taken by the female then it work as anti-estrogen at the level of endometrium, क्योंकि ये क्या है, टिश्यू स्पेसिफिक ड्रग है, दैट इज व्हाट इज सेड सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेशन की तरह से काम करती है और एंडोमेट्रियम में एस्ट्रोजन रिसेप्टर की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। 2000 आई थिंक 19 में इसका क्वेश्चन भी आया है। अनडाउटेडली इसका एनसीईआरटी में कुछ खास डिटेल ऐसा नहीं दिया है कि एनसीईआरटी में और क्या इंफॉर्मेशन है। सिंपल लिखा इट इज ए वंस ए वीक पिल, हाईली कंट्रासेप्टिव में कैपेबिलिटी है, एफिकेसी है बट लीस्ट साइड इफेक्ट है। बट कैसे काम है तो वहां पर ऑप्शन दिया था एंटी एस्ट्रोजन, ये ऑप्शन लेना था। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, ओके, या वो नहीं भी करके आए हो, छोड़ के आए हो, कारण कि एनसीईआरटी में तो इन्फॉर्मेशन इसकी है ही नहीं। तो फाइव डियर फ्रेंड्स, सहेली इज नॉन स्टेरॉइडल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल एंड इट इज एंटी एस्ट्रोजन होती है। अब आ गया मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करूं तो दोस्तों मोड ऑफ एक्शन की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली इम्प्लांटेशन को रोकती है, ओवल्यूशन को नहीं रोकती। सहेली डज नॉट प्रिवेंट ओव्यूलेशन। कारण क्या है कि नॉन स्टेरॉइडल कॉम्बिनेशन है। अब बीइंग नॉन स्टेरॉइडल जो प्रोजेस्टेरॉन टाइप का या स्टेरॉइड के द्वारा जो नेगेटिव फीडबैक इंपैक्ट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो ये ओवल्यूशन को तो नहीं रोक पाएगी लेकिन इम्प्लांटेशन को रोकने में कैपेबल है। तो सहेली डज नॉट प्रिवेंट ओवल्यूशन। सहेली अगर कोई फीमेल लेती है तो भी उसमें ओवल्यूशन तो होता रहेगा होगा, बट उसमें इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि एंडोमेट्रियम को इस तरीके से अल्टर कर दिया गया है ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ एस्ट्रोजन कि वो ब्लास्टोसिस्ट के लिए एम्ब्रियो के लिए रिसेप्टिव फॉर्म में तैयार ही नहीं हो पाई है। नेक्स्ट, सबडर्मल इम्प्लांट और इंजेक्टेबल, दैट मीन देयर सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स, कुछ ऐसी कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, इन दोनों का बात करें, इम्प्लांट हो चाहे वो इंजेक्टेबल हो, इन दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो ओरल कंट्रासेप्टिव, हाँ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल की तरह से, मतलब ये भी मेनली ओवल्यूशन को ही रोकने का काम करती हैं। एडिशनली ये भी यूट्रस लाइनिंग को चेंज करेंगी, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस को बढ़ाने का काम करेंगी। बट अगर मेजर लेपिड पर बात करें तो चाहे वो एपिडर्मल इम्प्लांट हो या इंजेक्टेबल हो, ये भी बेसिकली ओरल कंट्रासेप्टिव पिल की तरह से ही काम करती हैं। दैट इज वाई लिखा गया है मोड ऑफ एक्शन क्या है, मिरर पिल्स, मतलब जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल की तरह से ही काम करती हैं बट इंश्योर्स मच लॉन्गर कम। अब इसमें क्या है, जो ओरल कंट्रासेप्टिव है दे आर टेकिंग डेली बेसिस पर, भले ही सहेली वन से वीक है, बाकी को तो क्या डेली बेसिस पर लेते हैं, बट इनके केस में क्या, इफ दे आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड देन दे मे बी इफेक्टिव अप टू 3 months 4 months एंड इवन समटाइम ईयर्स लाइक 2 to 5 years 3 to 5 years तक भी ये इफेक्टिव हो सकते हैं। जैसे इसमें से एक होता है ये नॉरप्रोजेस्टिन इम्प्लांट है, ये प्रोजेस्टिन ओनली 6 स्मॉल परमेबल सिलिकॉन कैप्सूल कंटेनिंग नोवेनोजेस्ट्रल, ये प्रेजेंट होता है इंसर्टेड fan inside the upper arm of the female and effective for 5 years। मतलब जो इम्प्लांट है
वो 6 सिलिकॉन रॉड्स होती हैं एंड दीज 6 सिलिकॉन रॉड्स आर इम्प्लांटेड अंडर द स्किन इन फीमेल। रिमेंबर, इम्प्लांट और इंजेक्टेबल फीमेल के लिए ही है, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल के लिए ही है, केमिकल कंट्रासेप्टिव फीमेल के लिए ही है, ओके। तो जो नॉरप्लांट होते हैं 6 सिलिकॉन कैप्सूल्स होते हैं जिनमें बेसिकली एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन लेमिनोजेस्टेरल प्रेजेंट होता है और ये फीमेल में सबडर्मली इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टिन रिलीज करता रहता है जो नेगेटिव फीडबैक से फीमेल में फॉलिकुलर एक्टिविटी नहीं होने देगा, या कह सकते हैं कि फीमेल में ओवल्यूशन नहीं होने देता है, ओके। बट इंस्टेड ऑफ द मच लॉन्गर कॉम्प्लिकेशन एंड इफेक्टिव पीरियड विदाउट डेली यूज नहीं करना पड़ेगा एंड इफेक्टिव फॉर 5 इयर्स। इम्प्लानॉन्स सिंगल रॉड है, जैसे इम्प्लांट में 6 है तो इम्प्लानॉन में केवल एक सिंगल रॉड होती है। 3 कीटो डिसोजेस्टल प्रेजेंट होगा इंसर्टेड वाया द वाइट बोर्ड नीडल एंड इफेक्टिव फॉर 3 इयर्स। तो डेली डिपेंडेंसी ऑन द ओरल पे अगर खत्म करनी है, काफी लंबे समय तक इफेक्टिव ड्रग लेनी है, इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव कर रहा है तो ये भी किया जा सकता है। इंजेक्टेबल डिम्पा डिपोप्रोवारी मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन देखा है ना, डिपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट और डिम्पा, या एक दूसरा कंपाउंड होता है नॉर्थिस्टेरोन इनेंथेट। ये अलग अलग तरीके से हैं, जैसे कि डिम्पा वो 3 मंथ के लिए इफेक्टिव होता है, नेट एन जो है वो 2 मंथ के लिए इफेक्टिव होता है, और इनमें भी वही कंपोजिशन होता है जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में होता है। कंबाइंड मंथली साइक्लोफेमिनिक्सन कंटेन बोथ प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्राडायोल। दैट मीन ये जो इम्प्लांट होते हैं या इंजेक्टेबल्स होते हैं ये भी फीमेल में अनओवुलेटरी कंडीशन ला करके ही कंट्रासेप्शन करते हैं। सर्जिकल मेथड्स, फाइनली वी आर कमिंग टू द टॉपिक जहां पर एक ऐसे मेथड का यूज किया जा रहा है कि परमानेंट मेथड या सर्जिकल मेथड्स होती हैं। आप देखें वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। सिंपल अगर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें तो वैसेक्टोमी में क्या होता है कि स्क्रोटम के लेवल पर एक इंसाइजन बना करके या लोअर एब्डोमेन एक इंसाइजन बना करके क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस होती है उनको काट करके अलग अलग हिस्सों को टाई अप कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों के बीच में यहां पर एक लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। डन। तो इस केस पर क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट होता है वो नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए मेल ने वैसेक्टोमी कराई तो अब स्पर्म तो यहां पर बनेगा, स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो तो होता रहेगा, लेकिन स्पर्म्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। मीन्स फीमेल में जो इजाकुलेशन होगा, जो सीमेन होगा, उस सीमेन के लिए भी अगर देखें तो सीमेन विदाउट स्पर्म होगा। ध्यान दीजिएगा, जो सर्जिकल मेथड है टर्मिनल मेथड, दीज आर लीस्ट ऑप्टेड मेथड। अब लीस्ट ऑप्टेड मेथड होने के पीछे 2-3 कारण है। कारण नंबर 1, पहले तो सर्जिकल मेथड है, कोई भी पर्सन ऑपरेशन करने से डरता है भाई, भले ही आज की डेट पे नॉन सर्जिकल तरीके से भी कह सकते हैं आज ये अप्लाई की जाती है, फिर भी ये दूसरी चीज है। दूसरी चीज, इसके जो रिवर्सिबिलिटी है वो क्या है, एक्सट्रीमली पुअर है, बहुत कम रिवर्सिबिलिटी है। मान लीजिए कि किसी कपल के 2 या 3 बच्चे हैं और अब वो एनीमोर चाइल्ड नहीं चाहते हैं और वो इस कंट्रासेप्टिव मेथड को करा ले एंड स्टिल दे आर इन द एज ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू बेबीज, यंग बेबीज अभी अवेलेबल हैं और वो बच्चे पैदा कर सकते हैं। ईश्वर ना करे बाई चांस मान लीजिए उनमें से किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हुई, वो एक्सपायर हो जाता है। अब अगर उन्होंने वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करा रखी किसी एक ने भी, और अगर फर्दर वो कोई एक दूसरा बच्चा चाहते हैं तो हो सकता है वो ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग डक्ट होती हैं उनको ही काट के अलग अलग एंडो पे बांध दिया जाता है, और जब काट के अलग अलग बांधेंगे तो फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट नहीं हो पाता। इट मीन्स सर्जिकल मेथड्स में गैमीट फॉर्मेशन नॉर्मल रहेगा, गैमीट फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेक्सुअल ड्राइव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट है इधर इन द मेल और द फीमेल वो नहीं हो पाएगा। मीन्स जो मेल में अगर बाई चांस वैसेक्टोमी कराई है तो उसके केस में जो सीमेन जो बाहर आएगा उसमें सेमिनल प्लाज्मा तो होगा लेकिन स्पर्म्स नहीं होंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीमेन विदाउट स्पर्म होता है।
Was differential function the transport of sperm completely blocked? Conventional scalp 1 cm incision on the scrotum was difference cut 1 to 4 cm gap to left to prevent reunion. नो स्कैल्पल मेथड, आज के न्यू स्कैल्पल मेथड भी आ गए, मतलब कहने का काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत छोटी सी वहां पर हल्का से काटा गया और वहां से वह फिर उसको टाई बाहर लेकर के टाई अप कर दे दिया, उसको क्लिपिंग भी कर देते हैं। ट्यूबेक्टोमी इन केस आप फीमेल करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को काट के दोनों एंड को देखो बांध दिया जाता है और विद गैप ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर, जैसे कि दोनों के एंड दोबारा कभी जुड़ने ना पाए। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवस कंप्लीटली ब्लॉक्ड। टेक्निक ट्रांस एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है। मिनी लेप्रोस्कोपी होती है, लेप्रोस्कोपी मेथड कर सकते हैं। मैकेनिज्म ट्यूब्स आर एक्साइज लाइगेटेड, तो यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये लीस्ट ऑप्टेड मेथड है और इस मेथड का यूज तभी किया जाना चाहिए जब कपल को लगे कि नाउ दे डोंट नीड एनी मोर चाइल्ड, क्योंकि इसकी रिवर्सिबिलिटी लीस्ट है और दैट इज वाई ये सबसे कम ऑप्ट की जाने वाली कंट्रासेप्टिव मेथड है। और अगर उसमें कोई किसी में ऑप्ट भी की गई तो मोस्टली जो की जाती है वो क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी ही की जाती है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मींस ये वो है इनको हम आप कह सकते हैं दीज आर यूज्ड आफ्टर कंट्रासेप्शन। बाई चांस मान लीजिए कि अ फीमेल मिसेज द कंट्रासेप्टिव पिल और डिवाइस ड्यूरिंग इंटरकोर्स और उसके साथ कोई उसने ऐसी हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड, उसके साथ रेप हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि कोई और सिचुएशन है जहां पर सेक्सुअल रिलेशंस एस्टेब्लिश हो चुके हैं बट उस दौरान उन्होंने किसी टाइप की प्रोटेक्शन का यूज नहीं किया है, तो देयर मे बी द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इफ देयर इज ए विंडो पीरियड। तो पोस्ट क्वाइटस ये यूज की जाने वाली चीजें होती हैं। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मेडिकल इंटरवेंशंस भी कर सकते हैं। मॉर्निंग आफ्टर पिल हाई डोसेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस, टू और टू ओवरऑल टेबलेट्स इमीडिएटली टू द or 2 more after 12 hours. अदर ब्रांड नोरायल और नॉर्जिनोन इनका भी यूज फीमेल के द्वारा कर सकते हैं। एंटी प्रोजेस्टेरॉन, अब एंटी प्रोजेस्टेरॉन कैसे है कि बेसिकली क्या है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन इज द हार्मोन दैट इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम इन द एंटायर प्रेगनेंसी। तो अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन फीमेल में एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाए जो प्रोजेस्टेरॉन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे एंडोमेट्रियम पर, तो इम्प्लांटेशन नहीं होने पाएगा। या कुछ आयोडीज इंसर्शंस होते हैं। तो दीज आर द कह सकते हैं टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस व्हिच आर टेकन पोस्ट क्वाइटस एंड मस्ट बी टेकन बाय द फीमेल, मस्ट बी यूज्ड बाय द फीमेल विद इन 72 आवर्स ऑफ द आफ्टर विद इन 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटस। तो अगर एंटी प्रोजेस्टेरॉन आरयू 486 लेते हैं जिसमें कि एक कंपाउंड होता है मिफेप्रिस्टोन होता है, और वो मिफेप्रिस्टोन बीइंग एंटी प्रोस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम पर प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा, और जब एंडोमेट्रियम पर प्रोजेस्टेरॉन का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली आयोडीज और ऑल्सो यूज, क्योंकि आयोडीज में खासकर कौन सी हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट क्वाइटस है। अब उस पोस्ट क्वाइटस में स्पर्म को तो रोका नहीं जा सकता है, ना उनको कर सकते हैं फैगोसाइटोसिस, या कर सकता है इम्प्लांटेशन को सिर्फ हम यहां पर रोक सकते हैं। तो इफ certain type of oral contraceptive in the forms of combination of estrogen progesterone or IUDs are being used by the female within 72 hours after coitus, then pregnancy can be prevented. That is why since they are being used after after coitus means they are used as emergency contraceptive, post coitus होती है। नेक्स्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का टॉपिक आता है MTP। देखिए एमटीपी इज नॉट ए मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, याद रखिएगा, नॉट अ मेथड ऑफ contraception. Undoubtedly, it has very significant role in checking population growth. जैसा मैंने पहले समझाया कि जो कंट्रासेप्शन है इट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन और प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। लेकिन अगर कोई प्री इम्प्लांटेड प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा रहा है तो वो फिर कंट्रासेप्शन में नहीं आता है। और एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस ऑलरेडी जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है उस इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को एबॉर्ट कराना होता है। तो इंटेंशनल or voluntary termination of pregnancy before full term, it is called MTP.
इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर पूरा जो प्रेगनेंसी का पूरा ड्यूरेशन उसके कंप्लीट होने के पहले पहले अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक वर्ड और देखते हैं, मिसकैरिएज। देखिए, मिसकैरिएज इंटेंशनल नहीं होता, वो जानबूझ के नहीं किया जाता है, क्योंकि वो अनइंटेंशनल होता है, दैट मीन वो स्पॉन्टेनियस होता है। कुछ फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उन हार्मोनल इम्बैलेंस के दौरान भी जो एम्ब्रियो होता है वो अगर इम्प्लांट भी हो गया या इम्प्लांट होने वाला होता है तो या तो वो उसका एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाती है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, या उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो मिसकैरिएज और एमटीपी में दोनों अंतर यह है कि जो मिसकैरिएज है वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने वाली चीज है, जबकि एमटीपी क्या है, वॉलंटरी करवाई जाती है। डन। 40 to 50 million of MTPs performed annually that account for 20% or 1/5 of total world pregnancies। अब अगर मान लो कि 2 मिलियन वर्ल्ड प्रेगनेंसीज हुई और उन 2 मिलियन का 1/5 1/5 का एमटीपी करा दिया गया, तो अनडाउटेडली इट हैज रोल इन checking population growth, but it is not it is not meant for purpose of contraception। very clear। तो playing a significant कह सकते हैं de facto role in population containment और population को रोकने में, पल्स की ग्रोथ को रोकने में हेल्प तो करती है। क्या करते हैं साहब इसमें, कंसिडरेबल रिलेटिवली अगर प्रेगनेंसी कैरिड ऑन इन फर्स्ट कह सकते हैं 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी कराते हैं तो एमटीपी कराते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी जो होती है वो करेक्ट कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ रहती है, मतलब फीमेल को कोई भी एनाटॉमिकल डैमेज या फिजियोलॉजिकल डैमेज नहीं होने पाता है। मीफोप्रोस्टोल या फिर मीफेप्रेस्टोल इनका यूज किया जाता है। ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन के रोल को ब्लॉक करने का काम करते हैं। ओके, फॉलोड बाय वैक्यूम एस्पायरेशन, और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ऑक्सीटोसिन भी देते हैं ताकि जो एम्ब्रियो हो वो थोड़ा सा यूट्राइन कंट्रैक्शन की हेल्प से बाहर आ सके, फॉलोड बाय वैक्यूम एस्पायरेशन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर करते हैं तो कंपेरेटिवली हाई रिस्कियर होता है, क्योंकि वहां पर इंटीमेसी अब जो बिटवीन प्लेसेंटा और मैट्राइन टिश्यू होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और जब इंटीमेसी ज़्यादा होगी तो इस केस पे अगर एमटीपी कराते हैं तो हाई डोज ऑफ ड्रग्स देनी पड़ती हैं, स्क्रैपिंग करनी पड़ती है यूट्राइन एंडोमेट्रियम की, वहां पर फीमेल को एंडोमेट्रियल डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अनसेफ एब्जॉर्प्शन परफॉर्म्ड बाय द अनक्वालिफाइड क्वार्क्स। देखिए, एमटीपी अगर कोई कपल ऑप्ट भी करता है तो ये जरूरी है कि इट शुड बी डन अंडर द गाइडेंस एंड केयर ऑफ वेल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसी नॉर्मल मतलब कहने का उस लोगों से नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए फीटस को तो खैर हम एबॉर्ट कर ही रहे हैं, बट जो फीमेल है जिसकी आगे के फ्यूचर चांसेस हैं कि वो आगे जो तो उसमें प्रेगनेंसी हो पाए, अगर वो कोई अनक्वालिफाइड मान लीजिए पर्सन है जो उसकी एमटीपी फीमेल की एमटीपी करवा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाए कि फीमेल को बहुत ज़्यादा एनाटॉमिकल डैमेज हो जाए, फिजियोलॉजिकल डैमेज हो जाए, तो हो सकता है इन भविष्य इन फ्यूचर वो दोबारा मदर न बन पाए। तो इसलिए जरूरी है कि वेल क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प से ही ये किया जाना चाहिए। एमटीपी देखिए, अब एमटीपी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए, जब भी कोई एक बच्चा प्रेगनेंसी में आता है तो इस स्टेज पर बहुत सारे इमोशनल बॉन्ड विद द मदर बनते हैं, और दैट इज वाई एमटीपी को लेकर के सोशल रिलीजियस एंड इमोशनल डिटरेंट्स पाए जाते हैं। रिलीजियस कैसे, रिलीजन कुछ ऐसे बिलीव करते हैं कि जो जीवन देने वाला ऊपर वाला है, ईश्वर है, डन, तो मारने वाले हम कौन होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमोशनल बॉन्ड कनेक्शंस होते हैं, सोशल कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कंपोनेंट होते हैं जो इसके सामने डिटरेंट होते हैं। इंडिया में 1971 में एमटीपी एक एक्ट आया विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू प्रिवेंट इलीगल फीमेल फीटिस। देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो एमनियोसेंटेसिस होता है उस एमनियोसेंटेसिस में फीटस के सेक्स को आसानी से पता किया जा सकता है, और इस केस पर बहुत सारे पेरेंट ऐसे होते हैं जो उस फीमेल फीटस को एबॉर्ट करा देते हैं, फीमेल फीटिसाइड को प्रमोट कर देते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एक लेके आए, जिससे कि जो एमटीपी पर
रोक लगाई जा सके विद पर्पज कि अगर कोई एमटीपी ऐसी की जा रही है जिसमें कि फीमेल एम्ब्रियो को एबॉर्ट कराया जा रहा है। फिर 1994 में दोबारा सा अमेंडमेंट आया, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मींस यहां पर ये एक और इसी में एड ऑन किया गया कि प्रीनेटल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में फीटस केसेस का डिटेक्शन नहीं किया जाना चाहिए। 2002 में एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट अलाउड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। अनडाउटेडली इट इज वेरी मच क्लियर कि जो एमटीपी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दैट मीन अप टू 12 वीक क्या है सक्सेस मतलब सेफ होती है, उस रिस्पेक्टर्स नहीं होते। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एमटीपी का टर्मिनेशन लेट करा सकते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑप्शंस भी दिए कि एज लॉन्ग एज 20 वीक तक भी एमटीपी कराई जा सकती है। 2017 में दोबारा से एक्ट आया और जिसमें एक एनेक्टेड ड्रामेटिकली टू रिड्यूस इलीगल एबॉर्शन एंड मैटरनल मोर्टिलिटी। 2017 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया उन्होंने वहां पर कुछ ऐसी कंडीशंस लगाई कि अगर एमटीपी इस ड्यूरेशन में हो रहा है तो हमें क्या क्या कंडीशन पूरी करनी होगी, अगर एमटीपी इस टाइम पे हो रहा है, प्रेगनेंसी के इस ड्यूरेशन पे हो रहा है, इतने मंथ के बाद हो रहा है, तो क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी। जैसे कि अगर एमटीपी विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कराई जाती है तो यहां पर रिक्वायर ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वेरी क्लियर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की वहां पर एडवाइस होनी होगी कि ओपिनियन लेना होगा। और अगर 12 वीक्स के बाद में कराते भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराते हैं तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेना होता है। और उसके लिए इन दोनों को मतलब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे दे हैव टू टेल द ग्राउंड, और एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ये देना होगा कि भाई अगर कोई कपल टीपी करा सकता है तो किन किन कंडीशंस में करा सकता है। जैसे the continuation of involve risk to the pregnant women life or grave physical or mental injury, मतलब जो फीमेल को कुछ इंजरी हो सकती है या सब्सटेंशियल रिस्क टू चाइल्ड वुड सफर फ्रॉम सीरियस इलनेस। जैसे मैंने बताया कि जो एमनियोसेंटेसिस है उस एमनियोसेंटेसिस में फीटस डेवलपिंग फीटस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता किया जा सकता है। अब अगर वेल इन टाइम इन जेनेटिक डिसऑर्डर का पता कर लिया जाए और फिर इस केस पर एमटीपी कराई जाए तो वो लीगल है, उसके लिए कोई भी इलीगल कंडीशंस वहां पर अप्लीकेबल नहीं होंगी। क्योंकि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका कोई क्योर नहीं है तो चाइल्ड हैज टू सफर थ्रू आउट द लाइफ, तो इससे अच्छा है कि उसको एबॉर्ट कर दिया जाए बिफोर द चाइल्ड कमिंग, ठीक है, आउट। तो सब्सटेंशियल रिस्क टू द चाइल्ड वुड सफर फ्रॉम द सीरियस फिजिकल और अदर टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो इस ग्राउंड पर भी एमटीपी कराई जा सकती है। मींस एमटीपी कराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड नंबर 1 की जो कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी है वो मदर के लिए बहुत ही कह सकते हैं रिस्कियर है। अगर फीमेल की लाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कोई फिजिकल या मेंटल डैमेज हो सकता है। सिमिलरली दूसरा रीजन ये ग्राउंड ये बनता है कि जो फीटस है उस फीटस को कुछ ऐसी सीरियस इलनेस है या कोई फिजियोलॉजिकल या कोई फिजिकल या फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल ऐसी कोई डिफॉर्मिटी है कि वो जो बेबी होगा वो थ्रू आउट लाइफ सीवियरली सफर करने वाला है, तो इस केस पर बेटर है कि उस प्रेगनेंसी को टाइमली एबॉर्ट करा दिया जाए। ओके दोस्तों, फ्यूचर होरिजन्स टेक्नोलॉजीज अंडर रिसर्च मींस कुछ ऐसी भी इनोवेशंस अभी इस फील्ड पर है जिनको करने पर जिस पर साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि हम और कौन कौन सी नई टेक्निक्स है। क्योंकि अगर आप देखें जो मोस्टली कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं लाइक केमिकल मेथड्स, उनमें से फिजिकल भी मोस्टली वो है, कंडोम को छोड़ दिया जाए तो केमिकल हो गई, ओरल कंट्रासेप्टिव इम्प्लांट हो गए, इंजेक्टेबल्स हो गए, या फिर इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव है मोस्टली फीमेल के लिए हैं। और उनमें से मोस्ट ऑफ देम कैसे स्टेरॉइडल हैं, तो उन स्टेरॉइडल साइड इफेक्ट से बचने के लिए कुछ तैयार किया जाए जिसका इनटेक अगर फीमेल करती तो साइड इफेक्ट लिस्ट हो या ना हो नहीं पाए, उनकी कंट्रासेप्टिव प्रॉपर्टी हाई हो, और अगर कोई ऐसी ड्रग तैयार कर दी जाए जो कंट्रासेप्शन के तरीके से तो काम करे ही करे, साथ ही साथ वो उस फीमेल को कुछ या मेल को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दे। जैसे कि प्राणीम a polyherbal vaginal tablet being studied in India act as both spermicide and microbicide एक्टिव अगेंस्ट HIV। वैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन तैयार किए जाएं कि वो कंट्रासेप्टिव को तो कंट्रासेप्टिव कंपोनेंट की तरह से कंट्रासेप्टिव डिवाइस की तरह से तो काम करे ही करे, साथ ही साथ वो ऐसा भी काम करे कि फीमेल में किसी भी टाइप के कुछ इन्फेक्शंस ना होने पाए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।